मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए एक ग्रामर का चैप्टर भी लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस। अपनी क्लासरूम में हम लोग इन दोनों चैप्टरों के साथ कराते हैं, साथ ही साथ इसके एक चैप्टर और जोड़ देते हैं, वो है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस, क्योंकि वो भी पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड होता है। यस, कंडीशनल सेंटेंस भी, क्योंकि अक्सर जब आप वर्ब और टाइम एंड टेंस की प्रॉब्लम कर रहे होंगे तो कंडीशनल सेंटेंस की प्रॉब्लम भी आपके सामने उसी प्रैक्टिस सेट में आने शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग उस प्रैक्टिस सेट सोल्व ही नहीं कर पाते, फिर समस्या हमारे सामने आती है बहुत सारी। तो ऐसी समस्या आपके सामने ना आए इसलिए मैं ये चैप्टर जो है पूरा इकट्ठा निपटा देता हूँ, टाइम एंड टेंस भी, वर्ब भी और कंडीशनल सेंटेंस भी। चैप्टर मेरे लहजे में है, बुक से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे ही नियमों से पढ़ें आप इसको, तो इसीलिए बता रहा हूँ ये बुक के अंदर क्या परिभाषा दी गई है क्या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप हमारे अंदाज में पढ़ें इसको, क्योंकि कुछ बच्चे सवाल उठा सकते हैं। जैसे कि मैं शुरुआत वर्ब से ही करूँगा। पहले बताऊँगा कि आपको वर्ब बुक के अंदर दिए जाते हैं कि वर्ब दो प्रकार की होती हैं। हमने भी इसको दो पार्ट में बांटा है, लेकिन वो ऑक्सिलरी और पता नहीं कौन सी वर्ब बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वर्ब दो तरह की होती हैं। पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। हेल्पिंग वर्ब तीन जगह डिवाइड है, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। पहले इन तीनों को ही देख लीजिए। प्रेजेंट में कौन कौन सी वर्ब रखी जाती हैं। प्रेजेंट में आपकी आती है डू या डज, इज, एम, आर, हैज, हैव और हैविंग। चिंता ना करें, मैं आपको सारी बताऊंगा, समझाऊंगा भी, खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा भी, बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये है आपके प्रेजेंट की वर्ब, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव और हैविंग। हालांकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, यस, इसको भी मैं प्रेजेंट में रख देता हूँ। हालांकि मेन वर्ब है, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ समझे बात को। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, ग्रामर के दो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे, हम अपने यहाँ पे पढ़ाते हैं इसको। पहला चैप्टर है आपका नाउन का, जिसको मैं लगभग 2 से 3 हफ्ते में निपटाता हूँ, और दूसरा चैप्टर यही जो चल रहा है आपका। अगर आपने इन दो चैप्टर्स पे खूब अच्छी से पकड़ बना ली तो ग्रामर को सोल्व करने का जो तरीका मेरा है वो तरीका फिर आपका भी होगा। ये ध्यान रखें। अगर इस वीडियो को खूब अच्छे से लाइक और व्यूवर्स मिलते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, वरना फिलहाल मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने के मूड में नहीं हूँ। यस, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पसंद आए, सिर्फ एमबी की बुक ही चाह रहे हों, इसीलिए। पास्ट की वर्ब में कौन कौन सी वर्ब रखी है हमने, उनको देखिएगा। डूडस का ही भाई डिड, इजमार का भाई वोजवर, हैजब का भाई हैड और यूज टू। फ्यूचर की वर्ब में सभी मॉडल वर्ब जितनी भी हैं आपकी, विल, शैल, कैन, मे, और फिर इनके पास्ट वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और ought to। ये तो आ गया आपकी मॉडल वर्ब। यस, 10, पूरी 10 मॉडल वर्ब होती हैं। उसके बाद में गोइंग टू और नीड टू, ये कुछ वर्ब हमने हेल्पिंग वर्ब में रखी। ये मेरा तरीका है, आप इसे किसी बुक से मत जोड़िएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सिर्फ पढ़िए, पढ़ने में ध्यान दीजिए, पढ़ने के बाद आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अब एक बात और समझ लीजिए, ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं ही, कुछ हेल्पिंग वर्ब और भी हैं इनके अलावा।
वो कौन सी हैं उनको देखिएगा। बी, बीन, बीइंग। बी, बीन, बीइंग भी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? परंतु किसी भी काल यानी कि टेंस की नहीं है। टेंस की नहीं है यानी कि ना तो ये प्रेजेंट की हैं, ना ये पास्ट की हैं, ना ये फ्यूचर की हैं, लेकिन हैं ये हेल्पिंग वर्ब भी। दूसरी बात, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब स्वयं मेन वर्ब का काम करती है। मेरी बात को उसको ध्यान सुन लीजिएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम कर जाएगी, ये ध्यान रखें। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जरा ध्यान से। मैंने कहा आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। यहाँ एम एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई है, तो इसका मतलब ये खुद ही यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है। जैसे कि उसने कहा शी इज अ डांसर, तो यहाँ पे फिर से इज एक हेल्पिंग वर्ब है जिसके बाद मेन वर्ब नहीं आई है, तो यहाँ पे ये खुद ही मेन वर्ब का काम कर जाएगी। जैसे कि मैंने फिर से कहा आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। यहाँ भी हैव के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई है, तो ये हैव ही आपकी मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पे हैव का मतलब रखने से है। उसके बाद फिर से एक सेंटेंस है शी हैड अ कार, उसके पास एक कार है। हैड के बाद भी कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये खुद ही मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब खुद मेन वर्ब का काम करेगी। ये मैंने आपको पहली बार बताई। दूसरी बात, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है? नेक्स्ट रूल है, कह रहा है कि यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी हो तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ टेंस का निर्धारण करेंगी। टेंस का निर्धारण करने का मतलब ये बताएंगी कि टेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। जैसे कि पहला सेंटेंस मैंने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर। यहाँ एम प्लस आईएनजी यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यहाँ ये बता रहा है ये कि सेंटेंस प्रेजेंट में है। किसमें सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है। अगर ये होता आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आया है, तो ये हेल्पिंग वर्ब बता रही है कि सेंटेंस पास्ट में है। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सेंटेंस फ्यूचर में है। किसमें सेंटेंस फ्यूचर में है। यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करेगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी हो तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ ये बताने आएगी कि टेंस किस में चल रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। पहला सेंटेंस प्रेजेंट में, दूसरा सेंटेंस पास्ट में, तीसरा सेंटेंस फ्यूचर में चल रहा है। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब यही काम बताने के लिए आई है। नेक्स्ट बात नंबर 4,
ध्यान से सुनिएगा, इस बात को इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक ही सेंटेंस में मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। इस बात को ध्यान सुनिएगा, एक ही सेंटेंस में मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं। कैसे भाई, जरा देखिए। उसने कहा आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2008। मैं 2008 से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ टीचिंग मेन वर्ब है, लेकिन ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको बताया था कि हैव प्रेजेंट की वर्ब है, और बी बीन बीइंग भी हेल्पिंग वर्ब ही है। ये रही, परंतु किसी भी काल की नहीं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की नहीं, लेकिन है हेल्पिंग वर्ब भी। तो कितनी हेल्पिंग वर्ब आई है यहाँ पे? एक और एक, दो हेल्पिंग वर्ब आई है। जैसे कि जस्ट ऊपर वाले सेंटेंस की बात करूँ मैं आपसे, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ भी 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल और बी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2022। यहाँ टीचिंग मेन वर्ब है, और इससे पीछे जो है आई, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। पहली हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की, दूसरी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट की, तीसरी हेल्पिंग वर्ब किसी भी काल की नहीं है, लेकिन है हेल्पिंग वर्ब भी। तो एक ही सेंटेंस में मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं। ये आपने सबसे बड़ी बात जान ली। अब नेक्स्ट बात जाने आप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य में नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और नेवर मेन वर्ब से पहले। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, और नेवर हमेशा मेन वर्ब के बाद। यहाँ 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, उन दोनों सेंटेंस को आप देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं अपने बात में। आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। यहाँ नोट आया हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर यहाँ नेवर होता, हालांकि सेंटेंस सही है या गलत उसको आप छोड़ दीजिएगा, आप सिर्फ फिलहाल नियम पे ध्यान दीजिएगा। आई विल हैव नेवर प्लेइंग, आई विल हैव बीन आएगा यहाँ पर, मैं चाहूँगा पहले आई विल हैव बीन नेवर प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। जस्ट इन शॉर्ट लिख दिया मैंने। तो यहाँ नेवर आया मेन वर्ब से पहले। किससे पहले? मेन वर्ब से पहले। इसे यहाँ लिख देता हूँ मैं। नेवर किससे पहले आया है? मेन वर्ब से पहले। नोट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर्स को ये कहते हुए सुना है स्टोरी लिखवाते समय, वही बताते हैं कि नोट हमेशा 3rd नंबर पर आता है। सही बताया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस का जब आप नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो नोट हमेशा 3rd नंबर पे ही आता है। लेकिन मोस्टली बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चे बेचारे मासूम होते हैं, उनको नहीं पता कि नो, नोट, नेवर में भी कोई डिफरेंस है।
तो वो नेवर को भी उसी तुलना में तोलते हैं और वो नेवर को भी थर्ड नंबर पर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ नेवर 1 2 3 4 5th पोजीशन पर आया है। तो आप इस बात का भी अंतर समझें। एक वीडियो थी हमारी, नो, नॉट, नेवर में डिफरेंस, उस वीडियो को देखें आप एक बार, शायद आपको कुछ समझ में आए। अब यहाँ अभी तो बात खत्म हुई वर्ब की पहचान के बारे में, वर्ब के नियमों के बारे में। अब चलते हैं कुछ रूल्स पर, छोटे छोटे रूल्स। सबसे पहले प्रेजेंट की ही वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट की वर्ब में सबसे पहले जो हमने लिखवाई थी वो थी आपकी डू डस। क्या थी? डू डस, यानी कि इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या कह सकते हैं इसको आप? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंग्लिश ग्रामर की जब आप 9th-10th में रहे होंगे, ये जान है। पहचान इसकी मोस्टली टीचर्स पढ़ाते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं वो आपको कराते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता है, ती है, ते हैं, ये सभी। लेकिन खाली इससे काम नहीं चलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, हमारी आदतें भी प्रेजेंट बनती हैं। हमारे डेली वर्क्स जो रोज़ाना के होने वाले कार्य हैं वो भी प्रेजेंट में जाएंगे। न्यूज़पेपर में लिखी गई हेडलाइंस भी प्रेजेंट में जाएगी। किसी बुक में या किसी महान लीडर के द्वारा कही गई बात भी इसमें बनेगी। न्यूज़पेपर के द्वारा कही गई बात वो भी यहीं रहेगी। उसके बाद में निकट भविष्य की निश्चित योजना, निकट भविष्य की हो और निश्चित हो, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। जैसे कि मैं कहने लगूँ कि स्कूल 1 जुलाई को खुलेंगे या 1 जुलाई से खुलेंगे, तो अभी जुलाई आया नहीं है, निकट भविष्य की है लेकिन निश्चित है। यस, कोई प्राकृतिक आपदा, हालांकि आज बार तो शायद मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर संडे ना पड़े तो स्कूल आपका 1 जुलाई तो 1 जुलाई को ही खुलेगा। यस, ये डेफिनेट है। और साथ में ये भी ध्यान रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं बता रहा हूँ आपको। सी, लुक, वॉच, हियर, लिसन, स्मेल, टेस्ट, फील, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, रिमेंबर, सीम, appear, believe, understand, recognize, think, know, ये सभी वर्ब। इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म नहीं होती। इन वर्ब्स का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म नहीं होती, इसलिए ये सभी वर्ब के सेंटेंस आपके हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेंगे। हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाई भी है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बच्चों की तरह तो नहीं पढ़ा सकता कि बहुत अंदर तक घुस के पढ़ाऊँ, टेंस लिख के बना के दिखाऊँ। कंपटीशन के लिए हाथ पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, इस तरह कंपटीशन में आता है। अगर आपको खूब अच्छे से वीडियो देखनी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो मेरे द्वारा ही बनाई हुई यूट्यूब पर पड़ी है, हमारे ही आपको लिंक मिल जाएगी बैकेट में। आप यूट्यूब पर डालिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट बाय SAURAV सौरभ जैन सर, तो मेरी ही वीडियो निकल के आएगी। इस पहले से देखना SAURAV, ये वीडियो देखिएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने कहा मैं टीवी देख रहा हूँ, तो यहाँ सेंटेंस बनाएंगे बच्चे आई एम वॉचिंग टीवी। लेकिन वॉच की आईएनजी फॉर्म
नहीं होती है। यस। वॉच की एनजी नहीं होती, ये हमने ऊपर बता दिया है। सी लुक वॉच फील, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस बन ही नहीं सकता। अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आई एम वॉच टीवी, ये भी गलत वो लगाना, क्योंकि इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म का आना बहुत ज़रूरी है, या फिर थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस प्योर प्रेजेंट पास्ट में प्रेजेंट टेंस में बनेगा आई वॉच टीवी। यस। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, ऐसे निकट भविष्य वाला भी बता देते हैं एक सेंटेंस। मैंने कहा स्कूल 1 जुलाई को खुलेगा, तो हम बनाएंगे द स्कूल रीओपन्स ऑन 1 जुलाई। ये भी ध्यान रखें आप। इनका नेगेटिव बनाते समय भी आप ध्यान रखें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही, शी, इट और दुनिया कोई भी एक नाम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आई, वी, यू, दे। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या ई एस, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी बात, यहाँ लगाना होगा आपको डज और यहाँ लगाना आपको होगा डू। ये भी ध्यान रखें आप। और एक बात और ध्यान रखें कि डू और डज और डिड जब भी आएगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी ध्यान रखें आप। यस। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक। बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बता पाया मैं आपको उसमें, और मुझे बताना भी नहीं था, क्योंकि आप लोगों को मैं यहाँ पे कंपटीशन के लिहाज से पढ़ा रहा हूँ। जितना ज़रूरी था वो मैंने आपको पढ़ाया। ये सी लुक वॉच फील वाला और निकट भविष्य की निश्चित योजना वाला रूल, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और न्यूज़पेपर वाला, किसी महान व्यक्ति द्वारा, किसी बुक के द्वारा कही गई बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके, जो कि आप कल देखेंगे। यस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट की और वर्ब के बारे में, इज एम आर के बारे में, हैज़ के बारे में, हैविंग के बारे में, इन सभी वर्ब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो फिलहाल दीजिए मुझे विदा। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।